महिमा की ननद तेजस्वी एक बहुत ही गुस्से वाली महिला थी, जिस वजह से महिमा की सास सुषमा और उसका पति विपिन भी तेजस्वी से बहुत डरा करते थे। तेजस्वी अगर एक बार किसी चीज के लिए बोल देती तो हर कोई उसकी बात को फॉलो करता था। ऐसे एक दिन घर पर एक साड़ी बेचने वाला आता है। तभी सुषमा महिमा और तेजस्वी को आवाज देते हुए कहती है, महिमा, तेजस्वी दोनों नीचे आ जाओ, साड़ी वाला आया है, अपने लिए साड़ियाँ देख लो। आ रहे हैं माँ जी। तेजस्वी और महिमा दोनों ही जल्दी से नीचे आते हैं, जिसके बाद साड़ी वाला साड़ी दिखाना शुरू कर देता है। तेजस्वी फटाफट से अच्छी अच्छी साड़ी अपने लिए चुन लेती है और महिमा बेचारी बस देखती रह जाती है। तभी तेजस्वी बोलती है, भाभी, आप कोई साड़ी क्यों नहीं खरीद रही है? इतनी सारी साड़ियाँ हैं, ले लो अपने लिए कोई भी साड़ी। अरे दीदी, जो मुझे साड़ी पसंद थी ना, वो तो आपने ले ली। अब मुझे इनमें से कोई सी भी पसंद नहीं है। क्यों? ये साड़ी अच्छी नहीं है क्या? इसे पहनो, इसका रंग भी अच्छा है, तुम पर खूब अच्छी लगेगी। ऐसे कैसे अच्छी नहीं लग रही है? दीदी, आप कह रही हैं तो ठीक है, भैया यही वाली साड़ी दे दीजिए जो दीदी कह रही हैं। साड़ी वाला महिमा को तेजस्वी की पसंद की साड़ी दे देता है। इसके बाद सुषमा सारी साड़ियों के पैसे साड़ी वाले को दे देती है और वो वहाँ से चला जाता है। तेजस्वी अपनी सारी साड़ियाँ उठाकर महिमा की गोद में रख देती है और बोलती है, भाभी, कल सुबह तक मेरी सारी साड़ियों पर फॉल लगा देना, ठीक है? मुझे कल सुबह 8 बजे से पहले ये सारी साड़ियाँ रेडी होकर मेरे बेड पर रखी हुई मिलनी चाहिए। बेटा, तू पागल हो गई है क्या? बहू को घर का काम भी करना होता है। वो रात में बेचारी सोएगी नहीं क्या? सारी रात तेरी साड़ियों में फॉल ही लगाती रहेगी क्या? आपको किसने कहा बीच में सलाह देने के लिए? माँ, मैं और भाभी बात कर रहे हैं ना। जब भाभी को कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं बोला, तो आप क्यों बीच में घुस रही है? भाभी, आपको मेरी बात समझ आ गई ना? वरना आप जानती है कि मैं क्या कर सकती हूँ। जी दीदी, मैं सब कुछ तैयार कर दूंगी। तेजस्वी की बात सुनकर महिमा वहाँ से चली जाती है। लेकिन महिमा कुछ दिन पहले हुए हादसे के बारे में सोचने लगती है। कुछ दिन पहले ही तेजस्वी बाजार से अपने लिए चप्पल खरीद कर लाती है, जो तेजस्वी के पहनने के बाद उखड़ जाती हैं और तेजस्वी महिमा को ठीक करवाने के लिए दे देती है। महिमा चप्पल लेकर बाजार तो चली जाती है, पर उसे ठीक करवाना भूल जाती है। जैसे ही तेजस्वी चप्पल के बारे में महिमा से पूछती है, तभी महिमा बोलती है, माफ करना दीदी, ये सारे सामान के चक्कर में मैं आपकी चप्पल ठीक कराना भूल ही गई हूँ। आपकी मैं चप्पल ना ठीक करा दूंगी, वो कल जाके करा दूंगी मैं। भाभी, आप मेरी बात भूल गई और खाना नहीं भूली, सोना नहीं भूली, सामान लाना नहीं भूली, लेकिन मेरी चप्पल ठीक करवाना भूल गई। अब आप देखो कि मैं क्या करती हूँ। इतना कहकर तेजस्वी महिमा के कमरे में चली जाती है और उसके सारे जूते चप्पल सैंडल लेकर हॉल में आती है और उनका ऊंचा ढेर लगा देती है। जिसके बाद तेजस्वी उनके ऊपर केरोसिन डालकर आग लगा देती है। ये देखकर महिमा डर जाती है और बोलती है, आपने ये क्या किया दीदी? मेरे सारे जूते चप्पल आपने जला दिए। इनमें से मैंने जूते चप्पल कोई से पहने भी नहीं थे। आपने ऐसा क्यों किया? ताकि आपको हमेशा याद रहे कि जब मैं कोई चीज कहती हूँ तो उसे पूरा हो जाना चाहिए। आगे से आपसे कभी कोई ऐसी गलती ना हो, इसीलिए अब एक सबक जरूरी है। इतना सोचकर महिमा तेजस्वी की सारी साड़ियाँ उठाकर अपने कमरे में ले जाती है। जिसके बाद वो जल्दी से रात के खाने की तैयारी करती है और सभी लोगों को खाना खिलाने के बाद खुद बिना खाना खाए रात को जाकर तेजस्वी की सारी साड़ियाँ रेडी कर देती है। सुबह 8 से पहले सारी साड़ियाँ उसके बेड पर रख देती है। दिन गुजरते चले जाते हैं और हर दिन तेजस्वी का खौफ उसके घर वालों के दिल में बढ़ता ही जा रहा था। बात इस कदर बिगड़ जाती है कि हर कोई तेजस्वी के आगे 2 शब्द बोलने से भी कतराने लगा था। ऐसी एक दिन सुषमा महिमा से कहती है, बहू, इस तरह अगर हम तेजस्वी से खौफ खाते रहेंगे तो हम उसे सुधार कैसे पाएंगे? जिस तरीके से तेजस्वी हम सब पर हुक्म चलाती है, इस हिसाब से तो वो अपना घर कभी बसा नहीं पाएगी। कल को हम उसकी शादी करेंगे तो अपने ससुराल जाकर भी वो ऐसे ही करेगी। सासू माँ, हम कर भी क्या सकते हैं? आपने देखा है ना दीदी को, कुछ भी कहो तो आग की गोली की तरह भड़क जाती है और उनका मूड खराब हो तो ज्वालामुखी की तरह फट जाती हैं। अब हम क्या ही करें? शुक्र है कि वो बस मुंह से ही बोलती है। अगर उनने हाथ चलाना शुरू कर दिया तो हमारे शरीर में वो टैटू ही बना देंगी, वो भी छोटे कोई निशानों से। महिमा और सुषमा ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी तेजस्वी आ जाती है। उसे देखकर दोनों चुप हो जाती हैं। तभी तेजस्वी बोलती है, क्या बात है? लगता है कि मेरी ही बात चल रही थी, जो मुझे देखते ही आप दोनों को सांप सूंघ गया और एकदम से आप चुप हो गए। नहीं नहीं ननद जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं और माँ जी बस ऐसे ही बैठ के बातें कर रहे थे। तेजस्वी बेटा, तू हर बात पर इतना गुस्सा क्यों करती है? अरे हम सब तेरे अपने हैं,
कोई सौतेले तो नहीं है जो तू बात बात पर हम सब पर इतना भड़कती रहती है। अरे अपनी जुबान पर थोड़ी मिठास लाना सीख, वरना अपने ससुराल जाकर तेरा क्या होगा। मेरा कुछ नहीं होगा, जो होगा मेरे ससुराल वालों का होगा, क्योंकि उनको नहीं पता है कि वो किसे बिहा कर लेके जाएंगे यहाँ से। और वैसे भी तेजस्वी ने कभी डरना नहीं सीखा है। मुझे लोगों के अंदर अपने नाम का खौफ अच्छा लगता है। इतना कहकर तेजस्वी खुद पर अकड़ती हुई वहाँ से चली जाती है। दिन गुजरते जाते हैं। तेजस्वी के व्यवहार के कारण अब कोई उससे घर में बात नहीं करता था। आसपास के लोग भी तेजस्वी के उसके व्यवहार की वजह से ही अक्सर तरह तरह की बातें किया करते, पर तेजस्वी को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसे ही रात जब तेजस्वी घर आ रही होती है, तभी कुछ रास्ते में गुंडे उसे घेर लेते हैं, जिनमें से एक गुंडा बोलता है, अरे देख के तुझको सेक लगे, दिल को मेरे ब्रेक लगे, रेड ड्रेस में रानी बिल्कुल रेड वेलवेट का केक लगे। हाय है मेरी रानी, आज पिला दूं तुझे पानी। अरे कहाँ जा रही है मेरी फुलझड़ी, आजा तुझे लिफ्ट दे दूं। तेजस्वी गुंडों की बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ने लगती है। तभी दूसरा गुंडा बोलता है, अरे मेरी जाने मन, नाराज काहे हो रही हो तुम? जरा हमारी तरफ तो देखो, हमें अपना बनाने का तो सोचो। देखना तुम्हारा दिल खुश कर देंगे। दिल खुश तो दूर की बात है, मेरे थप्पड़ों से तुम अपने गाल और कान मत खुश कर लेना। हटो यहाँ से, बदतमीज कहीं के। अभी पुलिस को फोन करके तुम दोनों को जेल में न डलवा दिया तो मेरा नाम भी तेजस्वी नहीं। इतना कहकर तेजस्वी वहाँ से जाने लगती है और दोनों गुंडे बार बार तेजस्वी को रोकने लगते हैं। तभी तेजस्वी के फोन पर महिमा का कॉल आता है। तेजस्वी जैसे ही फोन उठाकर बात करने वाली होती है, तभी एक गुंडा तेजस्वी के हाथ से फोन छीनकर जमीन पर पटक देता है और पहला गुंडा बोलता है, प्यार से बोला तो समझी नहीं, ज्यादा अकड़ रही है। लड़की है ना तू, लड़की बन के रह, फालतू मर्दानी बनने की जरूरत नहीं है, वरना 1 मिनट में सारी मर्दानगी निकाल दूंगा तेरी मैं यहीं पे। तू जानती नहीं है कि हम दोनों कौन है। चल शुरू हो जा। इतना कहकर दूसरा गुंडा तेजस्वी का हाथ पकड़ लेता है और पहला गुंडा तेजस्वी का दुपट्टा उतारकर जमीन पर फेंक देता है। तेजस्वी गुस्से में उन गुंडों पर भड़कती है, जैसे वो सभी पर भड़का करती, पर यहाँ पर उसकी कोई भी चीज असर नहीं कर रही थी। हालात काबू से बाहर होते देख तेजस्वी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। दोनों गुंडे तेजस्वी को जमीन पर धक्का देकर गिरा देते हैं और जैसे ही करीब आकर उसके साथ गलत करने की कोशिश करते हैं, तभी महिमा और सुषमा वहाँ पर आ जाते हैं और उन गुंडों की पिटाई करके उन्हें वहाँ से भगा देते हैं। और महिमा तेजस्वी को दुपट्टा उड़ाते हुए बोलती है, दीदी आप ठीक तो है ना? आपको कहीं लगे तो नहीं ना? मैं ठीक हूँ, लेकिन आप दोनों यहाँ कैसे पहुँचे? दीदी जब आपने अपना फोन उठाया ना, तो आपने कुछ बोला ही नहीं, तो मुझे ना कुछ दिक्कत लगी, तो मैंने आपका लोकेशन ट्रेस करके माँ जी को लेके सीधा यहाँ आ गई। इतना कहकर महिमा तेजस्वी को घर ले आती है। सारे रास्ते तेजस्वी एकदम चुप रहती है। जैसे ही सभी लोग घर पर आते हैं, तभी सुषमा तेजस्वी से बोलती है, बेटा क्या हो गया, तो कुछ बोल क्यों नहीं रही है? कुछ नहीं माँ, मैं सोच रही हूँ कि आज तक मैंने आप लोगों के साथ कितना गलत किया है ना। मैं हमेशा आप लोगों पर बिना वजह के गुस्सा करती रही। छोटी छोटी बातें जिनमें आपकी कोई गलती भी नहीं होती थी, उनमें भी आपको सजा देती रही। जो चीज मैं आपके साथ कर लेती हूँ, वो चीज मैं बाहर वालों के साथ नहीं कर सकती। आप मेरे अपने हैं, शायद इसीलिए आप मुझसे डर जाते हैं, मेरी बातें मान लेते हैं। लेकिन आज जब उन गुंडों ने मुझ पर अटैक किया, तब मुझे ये बात समझ में आई कि हर जगह रौब नहीं चलता है। मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं कभी भी आप लोगों के साथ ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगी। कोई बात नहीं दीदी, आपको देर से ही सही आपको समझ तो आया कि आपकी गलती आप समझ गई हैं। ये सबसे अच्छी बात है। आपको पता है, आपके व्यवहार के कारण हम आपसे कुछ बोल ही नहीं पाते थे। आपका अच्छा बुरा हम सब जानते हैं दीदी, लेकिन कोई बात नहीं, आप देर से ही सही समझ गई। इतना कहकर महिमा तेजस्वी को गले लगा लेती है। उस दिन के बाद तेजस्वी सभी से मीठी प्यारी बातें बोलने लगी थी। तेजस्वी के बदले व्यवहार से सभी लोग खुश थे। सुनीता बिहार शहर के छोटे से गांव से थी। वो अपनी बहू और बेटे के साथ रहा करती। सुनीता का बेटा हर रोज मजदूरी करता और घर का खर्च चलाता। सुनीता की बहू सुमन शहर की रहने वाली थी, लेकिन वो भी छोटे से घर में एडजस्ट करके रह रही थी। ऐसे ही एक दिन सुनीता अपनी बहू से कहती है, बहू तू शहर की लड़की है तो गांव में कैसे रह लेती है? तुझे कोई तकलीफ नहीं होती है क्या यहाँ रहने में? अगर मैं तेरी जगह होती तो मैं तो कब का उत्तम जैसे लड़के को छोड़कर चली जाती। हाँ मुझे पता है माँ जी, आप छोड़कर चली जाती, इसलिए तो आप मेरे जैसे चाहकर भी नहीं बन सकती हैं। मुश्किल नहीं, नामुमकिन है मेरे जैसे बनना। मैंने सोचा तू उल्टा जवाब नहीं देगी, लेकिन सच बताऊं तो तुझ जैसी बिगड़ैल लड़की आज तक नहीं देखी मैंने। धन्यवाद आपका माँ जी।
इतनी अच्छी तारीफ करने के लिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि मुझ जैसा कहीं नहीं देखा। यकीन मानिए माँ जी, मुझ जैसा आपको कहीं देखने को मिलेगा भी नहीं। बड़ी बेशरम है तू बहू, ऐसे कैसे अपनी सास से बात कर रही है? जरा भी लिहाज नहीं है बड़ों का। माँ जी, लिहाज वहाँ किया जाता है जहाँ आपको इज्जत दी जाती है, लेकिन आप तो मेरी बस बेइज्जती ही करती रहती हैं। तो आप कैसे मुझसे उम्मीद कर सकती हैं? दोनों सास बहू आपस में झगड़ रहे थे कि तभी वहाँ नंदिनी फ्रूट चाट खाते हुए आती है और अपनी माँ और भाभी को लड़ते हुए देखकर बोलती है, अरे वाह, क्या सीन चल रहा है। मैंने बेस्ट सीन मिस कर दिया। माँ भाभी प्लीज एक बार वो सीन हो जाए। बहुत दिन हो गए वो सीन देखे हुए। कब से उस सीन का इंतजार कर रही हूँ मैं। चुप कर बेशरम, यहाँ घर में झगड़ा हो रहा है और इनको मजे चाहिए। तूने भी अपनी भाभी जैसी बोली सीख ली। अरे नाच पीटी मेरी फूल जैसी बच्ची को बिगाड़ दिया। हाँ, क्या पता मुझे जैसी सास मिली है, अगर उससे भी बेकार सास उसे मिल गई तो। इससे पहले ही सारी चीजें सिखा रही हूँ, कल को काम आएंगी। वाह क्या बात है, आप दोनों सच में बहुत मस्त लड़ती हो। कोई देखेगा तो हंसते ही रहेगा आप दोनों की लड़ाई को देखकर। चलो चलो चालू रखो और मुझे ये मजेदार फ्रूट चाट का मजा लेने दो। नंदिनी, जरा मुझे भी टेस्ट करवाना, बहुत दिन हो गए हैं खाए हुए। अच्छा वैसे मुझे ये बात बता कि फ्रूट चाट खाने के लिए तेरे पास पैसे कहाँ से आए? वो भाभी मेरा दोस्त है, उसी ने खिलाया था। बहुत अच्छा होता है, लो खाकर देखो। हाँ देख, अच्छा ही रहा है। अब खा कर देखती हूँ कि कितना अच्छा है। देख नंदिनी, आज के बाद किसी से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। जितना हो सके उतना ही दूर रहो इन सब से। सुमन और उसकी सास दोनों एक दूसरे से इतने अलग थे, फिर भी एक इंसान की वजह से दोनों साथ रहते हैं। जब भी सास बहू लड़ते तब ननद आकर दोनों को शांत करवाती। ऐसे ही एक दिन उत्तम अपने घर वालों के लिए कुछ फल लेकर आता है और ढेर सारे फ्रूट देखकर सुमन बोलती है, हे भगवान, इतने सारे फ्रूट किस लिए लेकर आए हो जी? अगर सड़ गए तो बेकार में हमारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। आपको सोच समझकर पैसे खर्च करने चाहिए। कोई बात नहीं सुमन, वैसे भी ये फल मुझे किसी और ने दिया है। मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ एक भैया है, उन्होंने ही दिया है। बोल रहे थे गांव से लाया हूँ, तुम भी कुछ फल ले जाओ। कोई अपने गांव से इतने फल लेकर आता है क्या? देखना कहीं सड़े गले ना निकले। मुझे तो इन बड़े लोगों पर भरोसा ही नहीं होता। अरे वो बड़े लोग नहीं हैं, भैया भी हमारी तरह ही हैं। कुछ दिन पहले वो सच में गांव गए हुए थे और अपने गांव से ये सारे फल लेकर आए हैं। अरे अब आप दोनों भी झगड़ा करने लग गए। भैया मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे अब ये नया नाटक नहीं चाहिए हमारे घर में। ओ पागल, हम झगड़ नहीं रहे, बस कुछ बात कर रहे हैं। देख तेरे भैया कितने सारे फ्रूट्स लेकर आए हैं। अगर ये सड़ गल गए तो बेकार में सब बर्बाद हो जाएगा। भाभी अगर ये फ्रूट सड़ गए तो गाय को खिला देंगे। इसी बात का टेंशन क्यों लेती हो? आप चिल करो ना, हमारे भैया बड़े दिल वाले हैं। अरे बोलना क्या चाहती हो? मेरा दिल सच में बहुत बड़ा है, तभी अपने घर वालों से इतना प्यार करता हूँ। अच्छा और ये सब खत्म करो, ये बताओ कि इन सारे फलों का करना क्या है? मैं सोच रही हूँ जितने भी फ्रूट हैं उन्हें काट कर इनका फ्रूट चाट बनाकर खाते हैं। अगर अच्छा बन गया तो इसको बेच भी देंगे। क्या बोलते हो भैया भाभी? What an idea, सर सर जी। है ना, मुझे फ्रूट चाट बनाना आता है और मैं बनाऊंगी। भाभी आप ना मसाला पीस देना और माँ को कहना कि वो फ्रूट काट देंगी और भैया बेचने चले जाएंगे। कैसा लगा मेरा आइडिया? हमारा जॉइंट फैमिली का फ्रूट चाट का बिजनेस। क्या जॉइंट फैमिली? अरे अरे, हम तो गिने चुने 3-4 लोग हैं, जॉइंट फैमिली कहाँ है? अरे सब हंसेंगे हम पर। क्यों नहीं है, माँ भाभी मैं और आप, हम सभी फैमिली है। हम सब बनाते हैं, उसके बाद आप बेचने जाते हो, इसीलिए जॉइंट फैमिली का फ्रूट चाट का दुकान ऐसा नाम रखा है। उत्तम और सुमन को नंदिनी का दिया हुआ आइडिया और नाम दोनों पसंद आते हैं। अगले दिन सभी घर वाले फ्रूट चाट बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। कुछ देर बाद फ्रूट चाट लेकर उत्तम निकल पड़ता है, लेकिन उसकी कमाई नहीं हो पाती। वो मुंह लटकाए घर वापस आता है और परिवार वालों से कहता है, मुझसे नहीं होगा ये काम। मैं जिस काम में निपुण हूँ मुझे वही काम करना है। दिन भर ऐसे भटक भटक कर बेचना मुझसे नहीं होगा। अरे इससे अच्छा तो मेरा दफ्तर है जहाँ मुझे भटकना तो नहीं पड़ता। हाँ मत कर, वैसे भी हमारी मेहनत है ही कहाँ, सब तो तुझे ही झेलना पड़ता है ना। दोनों ननद भाभी मिलकर मेरे बेटे से परिश्रम करवाए जा रही है। माँ जी, बैठे बैठे अगर पैसे मिल जाती तो आज आप करोड़पति होती, सच मानिए। और हाँ उत्तम जी, कुछ भी बेचने का हुनर होना चाहिए। सिर्फ लेकर घूमने से कुछ भी बिकता नहीं है, सोना भी नहीं। इस बार मैं भाभी की बात से सहमत हूँ। सही कह रही हो भाभी,
एक जगह बैठकर ना ही कुछ बिकेगा और ना ही कोई खरीदने आएगा। ठीक है, फिर तुम दोनों ये फ्रूट चाट बेच कर दिखाओ। अगर बेच दिया तो जो तुम बोलोगी वही करूँगा। सोच लो भैया, बाद में बदल मत जाना कि वो मैं मजाक में कह रहा था। अभी से बता दो, हमारी कही बात मानोगी या नहीं? अगर अभी पीछे हटना है तो हट जाओ, उसके बाद में पीछे हटे ना तो मतलब धोखेबाजी। तुम लोगों को इतना कॉन्फिडेंट देखकर सच में बहुत डर लग रहा है। शायद सच में तुम दोनों ये काम कर लोगे। ना बाबा ना, मुझे कोई रिस्क नहीं लेना। अगर तुम दोनों को बेचना है तो बेचो, जो मर्जी करो। उत्तम की बात सुनकर अब नंदिनी और सुमन में कुछ ज्यादा ही जोश आ जाता है और दोनों ननद भाभी अपना फ्रूट चाट बेचने की प्रैक्टिस करने लगती हैं। जब वो दोनों फ्रूट चाट को बेचने की प्रैक्टिस कर रही थी, तभी उनके घर उनकी पड़ोसन कमला आती है और उन्हें देखकर कहती है, अरे दैया, जे का बेच रहे हो नंद भाभी मिलकर? अब कौन सा बिजनेस करनो है? चाची, हम और भौजी फ्रूट चाट की दुकान खोलेंगे, इसीलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप भी आना हमारी दुकान में, बहुत अच्छा बना कर देंगे। अच्छा, सही बात है। अब नंद भौजी मिलकर दुकान खोलो होवे। उत्तम से जनवा जाएंगे काम माँ और लुगाई बहनिया बेचेंगे चाट फ्रूट। सही है, पैसा छापो। चाट फ्रूट नहीं चाची, फ्रूट चाट होता है। यू नो, इंग्लिश वर्ड है, आपको समझ नहीं आएगा। अरे चुप, काहे चटर पटर करे जा रही हो? ज्यादा अंग्रेजी उबल रही हो तो चले जाओ ना इंग्लैंड। बड़े आए हमरे सामने अंग्रेजी मैम बनेंगे। क्या जवाब फेंक कर मारा है चाची ने, मजा ही आ गया। वाह चाची, दिल खुश कर दिया आपने तो। बेटा तू भी मुंह मत लगा, वरना तेरी बीवी तेरा भी दिल खुश कर देगी तुझे उल्टा जवाब देकर। सुनीता की बात सुनकर उत्तम का मुंह बंद हो जाता है। ऐसे ही अगली सुबह दोनों भाभी और ननद अपना जॉइंट फैमिली का फ्रूट चाट का ठेला लेकर निकल जाती हैं और शाम को खुशी खुशी फ्रूट चाट बेचकर घर लौट आते हैं। और तभी नंदिनी कहती है, देखो माँ, आज की कमाई देखा, हमने कहा था ना बेचना आना चाहिए। अगर आपको बेचना आता होगा ना तो आप कुछ भी बेच सकते हो। ज्यादा मत उड़, अभी एक दिन हुए हैं, अभी तो पूरा साल बाकी है। महीना तक टिक जाए वही बहुत है। आपके बेटे से तो अच्छा ही बेच लेती हूँ, ये तो पता चल गया मुझे। क्यों भाभी, अगर कल भैया हमसे शर्त लगा लेते तो आज बेचारे हार जाते। हाँ, हमें खुद से कम समझ रहे थे और हमने भी दिखा दिया अपना जॉइंट फैमिली का फ्रूट चाट का ठेला लगाकर। अब हमें खुद से कम मत समझना भैया, समझे? नंदिनी और सुमन रोज अपना फ्रूट चाट का ठेला ले जाते और बेचकर आया करते, लेकिन कभी बिकता तो कभी कुछ भी नहीं बिकता। ऐसे ही दिन गुजरने लगे और अब उनकी जॉइंट फैमिली की फ्रूट चाट की दुकान बंद हो चुकी थी। शकुंतला ने हाल ही में अपने छोटे बेटे सुरेश की शादी की थी। अब शकुंतला अपने बच्चों की शादी करके निश्चिंत हो चुकी थी। शकुंतला की बड़ी बहू तनु तो बहुत सीधी थी, लेकिन अब शकुंतला की छोटी बहू कैसी थी ये तो आने वाला समय ही बताने वाला था। अरे शकुंतला कहाँ है? बड़ी खुशी हुई जानकर तूने सुरेश की शादी कर दी। अब आई हूँ तो अपनी छोटी बहू को भी देख ही लूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं विमला, मैं तो कब से तेरा इंतजार कर रही थी। अभी बुलाती हूँ बहू को। थू थू थू, नजर न लगे तेरी बहू को। बड़ी ही सुंदर और सुथरी बहू लाई है तू ब्याह कर। अरे विमला, वो तो है, आखिर बहू किसकी है और पसंद भी तो मेरी है ना। विमला शकुंतला की ये बातचीत हो ही रही थी कि तभी बीच में काजल अचानक बोल पड़ती है। अरे विमला आंटी, वैसे आपकी एज क्या है? माँ जी तो कह रही थी आप 60 साल की हो, और देखो अभी भी आपके सारे बाल पक चुके हैं। राम रे राम सरला, तूने अपनी बहू को संस्कार नहीं सिखाए क्या? किससे कैसे बात करते हैं? और ये क्या, तेरी बहू मुझ में कमियां निकाल रही है? अभी भी तेरी सास से सुंदर ही लगती हूँ मैं। हाँ माँ जी, में मेरी माँ वाली बात कहाँ ही है, उनमें भी मुझे बस कमियां ही कमियां नजर आती हैं। पेट निकल रहा है, घुटने तक ढंग से सीधे नहीं हो रहे हैं, और माँ जी के दांत, उनकी तो बात करते हुए भी मुझे शर्म आ जाती है। देवरानी जी आप अंदर चलिए, माँ जी मैं इसे लेकर जाती हूँ। अरे रे शकुंतला, ये क्या है? तू बहू लाई है या फिर किसी ऑफिस से मैनेजर जो हर चीज में कमियां ही निकाल रही है? विमला, इसकी इस खूबी के बारे में भी मुझे अभी पता चला है। अच्छा शकुंतला, मैं चलती हूँ, तू अपना ध्यान रख, ना जाने भगवान को क्या ही मंजूर है। शकुंतला के सामने उसकी छोटी बहू ने जो कुछ भी बोला वो उसे समझ नहीं आ रहा था, और विमला तो खुश थी कि शकुंतला के घर ऐसी बहू आई है जो अब शकुंतला को नचाएगी। अरे मैडम, आपका बिजली का बिल आया है। जी लाइए, मुझे दे दीजिए,
वैसे आप मुझे बहन जी बोल सकते थे, शायद आपके घर वालों ने आपको कॉमन सेंस नहीं सिखाया है। अरे आपको तो मैंने ऐसा ही कुछ नहीं बोला जिससे आप मुझ पे इतना गुस्सा कर रही हो। अरे मेरे संस्कारों पे सवाल क्यों उठा रही हो और भड़क क्यों रही हो? अरे बंसी बेटा, क्या हुआ? बहू, तू क्यों चिल्ला रही है इस पर इतना? अरे आंटी जी, आपकी बहू को मैंने प्यार से मैडम बोला, लेकिन ये तो मुझ पे भड़क गई। बेटा तू जा, इसे मैं देखती हूँ। इसे तो हर बात में, हर चीज में ना जाने क्यों कमियां निकालने की आदत है, जबकि इसमें खुद में कमियां ही कमियां हैं। माँ जी, आपने मुझे बोलने क्यों नहीं दिया? और वो हमारे घर में जूते पहनकर क्यों आया? अभी अभी दीदी ने पोंछा लगाया था। बड़ी बहू, इसे अंदर ले जा और ले जाकर किसी काल कोठरी में बंद कर दे। मेरी तो जिंदगी इसकी कमियां निकालने की आदत ने बर्बाद कर रख दी है। काजल को हर बात में कमियां निकालने की आदत तो थी, लेकिन वो खुद कुछ भी नहीं करती थी ताकि उस काम में कमियां ही ना रह जाए। अब अगले रोज देर रात को जब सब सोए होते हैं, तभी रात के अंधेरे में शकुंतला के घर में चोर घुस आते हैं। आज बड़े दिनों बाद चोरी कर रहा हूँ। पिछली बार चोरी करने पहुँचा था तो छत से कूदकर अपनी टांग तोड़वा ली थी। दीदी भी ना कभी कुछ अच्छा बना ही नहीं सकती है। बताओ, अब खिचड़ी बनाने की क्या जरूरत थी? मुझे फिर से भूख लग गई। फ्रिज में देखो क्या है खाने के लिए। काजल इधर किचन में अपने लिए खाना ढूंढ रही होती है, उधर चोर शकुंतला के कमरे में घुसकर सामान गायब कर रहा होता है। अब काजल तो इधर कटोरे में आइसक्रीम निकालकर हॉल में जाकर टीवी चलाकर देखते हुए खाने लगती है। लगता है कोई जाग गया है। वैसे भी 50-60 हजार से कम का जेवर गहने तो हाथ नहीं लगे हैं। इससे पहले कि कोई मुझे यहाँ देख ले, मैं चुपचाप से यहाँ से निकल लेता हूँ। मजा ही आ गया खाकर। अरे ये कौन है? अरे रुकिए आपका फोन। अच्छा, तो ये मुझे मेरे फोन के लिए रोक रही है। मैं तो डर ही गया था कि कहीं मुझे पकड़ ना लिए, कहीं आज मेरी चोरी पकड़ी ना जाए। अरे देख क्या रहे हो आप? लीजिए, आपका फोन नहीं है क्या? और आप है कौन? अरे बिटिया, मैं तो तुम्हारा मामा हूँ। कुछ याद आया क्या? अरे मैं वही हूँ जो हर सप्ताह तुमसे मिलने आता रहता था। नहीं, याद तो नहीं आ रहा, लेकिन आप इतनी रात में क्या कर रहे हो? और आपने अपना मुंह क्यों ढका हुआ है? बिटिया, जुकाम हो गया है तो इसलिए मुंह ढका है। अब मैं चलता हूँ। दीदी को बता देना कि मैं आया था। अब वो चोर तो चला जाता है और अगली सुबह के शुरुआत से शकुंतला रोते चिल्लाते हुए उठती है। हाय, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? मेरी पुश्तैनी गहने तक नहीं छोड़े चोर ने। माँ जी, क्या हो गया? क्यों सुबह सुबह रो रही हो? और रो ही रही हो तो ढंग से रो लो, 2-4 लोगों को पता चले कि हाँ माँ जी रो रही हैं। काजल, ये तुम क्या कह रही हो? अब तुम रोने में भी कमियां निकालोगी? अरे मैं क्यों कमी निकालने लगी? मैं तो वही कह रही हूँ जो सच है। शकुंतला का रोना धोना सुनकर विमला का आना होता है और विमला आते ही शकुंतला से कहती है, अरे सुबह सुबह रो रही है, अब क्या कर सकते हैं हम, जब तेरी बहू ही ऐसी हो गई है तो। अरे उस लिए नहीं रो रही बिमला, क्या बताऊं, मेरे पुश्तैनी गहने जेवर सब चोरी हो गए। चोर ने कुछ भी नहीं छोड़ा। लेकिन वो सब तो मैंने ही रात में आपके भैया को ले जाते हुए देखा है। जब मैं हॉल में बैठी आइसक्रीम खा रही थी, उन्होंने ही कहा था कि दीदी को मेरा नमस्ते बोल देना। और आप कैसी बहन है जो अपने भाई को ही कोस रही हो? अरे मेरा कौन सा भाई जिंदा हो गया? वो तो कब का मर गया। लेकिन उन्होंने तो मुझे यही कहा, बल्कि उनका फोन गिर गया था तो मैंने ही उन्हें फोन दिया, लेकिन उन्होंने अपना चेहरा कवर कर रखा था। अरे बहू, वो चोर था, चोर। तू जिस दिन से मेरे घर में आई है, मुझे हाई बीपी, शुगर और पागलपन के दौरे पड़ना तो आम बात हो गई है। बड़ी बहू, इसे अभी के अभी मेरे सामने से ले जा। माँ जी, वो सब मेरी वजह से नहीं, टेंशन की वजह से हुआ है। आप इतनी टेंशन क्यों लेती हो? बहू, इसे बोल मेरे जले पे नमक ना छिड़के। अरे शकुंतला, तू कुछ कर अपनी बहू का, वरना ये चोर को घर में पनाह देकर पूरे मोहल्ले में चोरी करवा देगी। और बहू, तुझे उस चोर में कुछ कमी नहीं नजर आई? अरे विमला आंटी आई थी ना, जब वो चोरी करने ही आया था तो मेरे कमरे में भी चोरी कर लेता, लेकिन तब तो मुझे लगा वो मामा जी हैं। काजल को इतना समझ नहीं आ रहा था कि जो वो कर रही है वो कितना गलत है, लेकिन काजल अपनी आदतों को सुधार नहीं पा रही थी। अब शकुंतला भी काजल से परेशान हो चुकी थी और देर शाम काजल को दुकान भेजती है।
अरे लाला जी, ये सामान दे दीजिए और जरा जल्दी दीजिएगा, मुझे घर पर भी बहुत काम है। आपने ये जो पैसे मुझे वापस किए हैं, इसमें से कोई नोट फटा हुआ है, ये सिक्का काला पड़ गया और ये छोटे सिक्के कहाँ ही चलते हैं लाला जी। अरे बिटिया, ना चले तो मेरी दुकान पर वापस ले आना, मैं वापस ले लूंगा। नहीं नहीं, ये पैसे मैं घर लेकर नहीं जाऊंगी, आप इन्हें वापस ले और मुझे अच्छे नोट दे। अच्छा ठीक है छोटी बहू, आप सामान ले जाइए, मैं अभी नए सिक्के और नोट निकलवा कर आपके घर भिजवाता हूँ। ठीक है लाला जी, मैं माँ जी को कह दूंगी, वही अब पैसे देख लेंगी। अब काजल घर आती है और शकुंतला हिसाब लगाकर जब पैसे मांगती है तो काजल अपनी सास को सारी बातें बताती है। बहू, तुझे तो मुझे अब बाहर भेजते भी डर लग रहा है। ना जाने कौन से पाप किए थे जो तुझ जैसी बहू मेरे नसीब में आई। अब शकुंतला देर शाम अपने कमरे से कई सारी साड़ियाँ लेकर आती है जो शकुंतला को काजल के मायके से मिली थी। बहू, ये सारी साड़ियाँ तेरे मायके से आई है और कोई ढंग की नहीं है। अब देख ले इसका तू क्या करेगी। मुझे तो इसका ना तो कलर और ना तो डिजाइन पसंद आ रहा है। अरे माँ जी, आप इन साड़ियों को कैसे फेंक सकती है? आपको पता भी है, अरे माँ ने इसे कितनी मेहनत से खरीदा था। तेरी सारी चीजें अच्छी होती है, तेरे मायके वाले अच्छे, उनका सामान अच्छा, और तो और तू अच्छी, फिर क्यों निकालती है पूरी दुनिया वालों की कमियां? माँ जी, मुझे आदत सी हो गई है, शायद मुझे आप लोगों को समझना चाहिए था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।